Okay, so in the last class, we were discussing about classification of fungi. Okay, a very important topic. और मैंने सिर्फ इसको not only I've included just like हमें classification की तरह पूरा ऐसे पढ़ना पड़े order और वो to make it complicated, हमने to easier होने के लिए मैंने एक एक को और जो मुझे important लगी कि हाँ ये disease है या ये पैथोजन है, इस पे तुम्हें आगे चल के जब हम प्लांट पैथोलॉजी के क्रॉप्स पे डिजीजेस पे आएंगे तो जो इम्पोर्टेंट हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जो जो पैथोजेंस हैं या उनकी लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल या उनके सिम्टम्स, तो वो मैंने यहाँ पर एक हिंट इंक्लूड की है। क्योंकि देखो जो भी आप पूरी क्लासेस अटेंड करोगे ना, आपको जो चीज बार बार मैं बोल रही हूँ दैट इज जस्ट इट इज प्रोपोर्शनल टू बीइंग इम्पोर्टेंट। और मुझे पता है कि पैथोलॉजी में इट टेक्स टाइम टू गेट इन योर माइंड, सो तभी मैं आई रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन by emphasizing on things that are very important. Okay, so in classification we have already discussed about oomycetes and zygomycetes. Okay, मैम एक डाउट था। हाँ जी, हाँ पूछो। मैम ये एम्सवर्थ के अकॉर्डिंग किंगडम अपना प्रोटिस्टा आता है क्या? क्या बोल रहे हो? एम्सवर्थ का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो किंगडम आता है ना, वो प्रोटिस्टा आता है क्या? देखो ये जो है ना प्रोटिस्टा अब नहीं आता किंगडम। पहले जो था, जो हमारे जो प्लाज्मोडियोफोरा जो अपन ने पढ़ा था, मिक्सोमाइकोटा, यस रिमेम्बर? मैम, वो यस मैम, उसी वो में जो लिखा हुआ थी, है। हाँ वो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड है। ओके, और इसलिए वो आगे चल के हमने उसको प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया, इसलिए क्या मिक्सोमाइकोटा और ये अलग कर दिया। पर आज जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वो प्रोटोजोआ अलग चला गया, इट इज डिफरेंट। और उसके अंदर हमने जो न्यू क्लासिफिकेशन है ना, उसमें जो मैं आपको मिक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा बताया, वहां से स्टार्ट होगा ही नहीं वो मिक्सो वाला पोर्शन, वो सिर्फ अलग से उन्होंने प्रोटोजोआ को अलग कर दिया। ओके, बट क्योंकि वो डिजीज कॉज करती है और है फंगस, सिमिलर टू फंगस, इसलिए वो स्टिल उसमें, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कई जगह वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, बट अब जो किंगडम है वो इसका पूरा सिर्फ फंगस ही है, मतलब फंजाई किंगडम में ही पूरा अलग से है, जिसमें माइकोटा से ही शुरू होता है। जो प्रोटोजोन है, जो प्लाज्मोडियोफोरा वाला पोर्शन है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ही नहीं। बट क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मतलब आई स्टिल इंक्लूडेड दैट। ओके, ओके मैम। हाँ, so we were on we have discussed about oomycetes and we have discussed about zygomycetes. Those were all those से questions आते हैं, but these two were less important. Okay, अब जो हमारे पास तीन सब डिविजन्स जो बचते हैं और जिसको हम I've been saying कि these are the higher fungi, वो एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड देन लास्ट में ड्यूटेरोमाइकोटीना। ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटीना भी अगेन इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो मेन हमारा फोकस किस पे, जो पैथोजेंस हैं, जो मेजर कॉजिंग पैथोजेंस के सब डिविजन है, वो है एस्कोमाइकोटीना और बेसिडियोमाइकोटीना। सो विल डिस्कस टू ऑफ दोज। सबसे पहले कई चीजें वही आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी फंजाई कई पढ़ चुके हो और आप टर्म्स पढ़ चुके हो, तो अब आपको क्या होगा, अब ये चीजें और अच्छे से समझ आने लगेंगी, क्लियर पिक्चर विल गेट इनटू योर माइंड। सी एस्कोमाइकोटीना। ओके, सबसे पहले माइसीलियम जो है इसकी वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, इट इज नॉट सिनोसिटिक, ऑफ कोर्स हायर फंजाई में आ गया है, तो वेल ब्रांच्ड है और प्रॉपरली सेप्टेड है। अब एक चीज आपको याद, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, बट इट मे बी ईस्ट हम सोचते हैं तो ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट? बट ईस्ट का जो सब डिविजन आता है या क्लास हम देखें तो एस्कोमाइसिटीज आएगी। ठीक है, रिमेंबर दिस, ईस्ट ऑल्दो इज अ सिंगल सेल, बट वो किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से। ठीक है, सेप्टम विल हैव अ सेंट्रल पोर, मैंने आपको बताया था जो भी प्राइमरी सेप्टम होते हैं उसके अंदर दे विल डू हैव अ सेंट्रल पोर। सेल वॉल काइटिन से वेरी इजी। अब दो चीजें जो आपको याद रखनी है, वन थिंग इज एस्कोमाइकोटीना के जो भी पैथोजेंस है, जो फंजाई हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा उसमें, कोनिडिया। ओके, रिमेंबर कोनिडिया। और सेक्सुअल क्या हो गया, एस्कोस्पोर। मैंने आपको बताया था नाम एस्कोस्पोर इसलिए दिया था बिकॉज इट इज फॉर्मिंग इन दिस सब डिविजन ऑफ एस्कोमाइकोटीना। ठीक है, सो सेक्सुअल हो गया एस्कोस्पोर्स और असेक्सुअल हो गया कोनिडिया। देन
एस्कोस्पोर्स वी नो आर यूजुअली 8। ओके, मैंने आपको बताया था मियोसिस के बाद माइटोसिस होने से क्या हो गया, दीज आर यूजुअली 8 बन जाते हैं, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, बट ये होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं दोज आर एंडोजीनियस। ओके, दे आर एंडोजीनियसली फॉर्म्ड। व्हाई, हमने पूरा देखा कि एक एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प के अंदर एस्काई है और एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स है। सो दीज आर एंडोजीनियसली फॉर्म। जबकि बेसिडोस्पोर्स कैसे थे, ये हमने बेसेडियम, अगर हम देखें तो ये बेसेडियम हुआ, राइट, और यहाँ पे स्टेरिगमेटा और यहाँ पे वो बेसिडियोस्पोर्स बन गए। ठीक है, सो दिस, ये आपको माइंड में पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, वेरी इजी, कि सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बन रहे हैं। और एक चीज बस याद रखनी थी कि ईस्ट ऑल्सो बिलोंग टू दिस सब डिविजन। ओके, अब इसके अंदर देखो सब डिविजन हो गया एस्कोमाइकोटीना। ठीक है, अब उसके अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, है तो बहुत सारी, बट जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और स्पेशली क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी थी, राइट, हमने सारी फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी हुई है, एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, स्यूडोथीशियम, राइट। अब ये क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर बनती है, तो वो क्लास के, ये जो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, दिस वन, कि क्लिस्टोथीशिया कौन से क्लास के अंदर बनता है, एंड द आंसर इज प्लेक्टोमाइसिटीज। ओके, सिर्फ यही 4 क्लासेस नहीं है, मैं वापस बता रही हूँ, और भी क्लासेस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें कवर करनी है, जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो ये है। तो क्लिस्टोथीशियम किस में बन रहा है, प्लेक्टोमाइसिटीज में। ठीक है, अब याद करने की क्या ट्रिक है, प्लेक्टो में एल है, क्लिस्टो के अंदर सेकेंड इज एल। ओके, ये याद रखो। ठीक है, अब पेरिथीशियम किस में बन रहा है, पायरिनोमाइसिटीज में। सिमिलर, देखो दीज टू साउंड सिमिलर, तो पेरी पायरो, पी पी, तो ये याद रखो। ठीक है, अब एपोथीशियम इज डिस्कोमाइसिटीज। ठीक है, हमने कोई डिस्को के अंदर आपको इनवाइट किया, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, डिस्कोमाइसिटीज के अंदर एपोथीशियम बनेगा, और जो स्यूडोथीशियम बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। द टिपिकलिस्ट नेम जो आया है वो किसके अंदर है, बिकॉज इट इज स्यूडो। सो अब याद हो गया आप लोगों को। अगेन क्लिस्टोथीशियम जो एग्जाम में आया हुआ है वो याद रखना, प्लेक्टोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, अब आता है एक क्लास जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेमीएस्कोमाइसिटीज। देखो मैं बता रही हूँ ना, और भी क्लासेस हैं, बट व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट, दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एस्कोकार्प। देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना पैथोलॉजी के अंदर, ये आप लेके चलो कि 100% जो भी हम लिखते हैं वो एक क्लास के लिए सही नहीं है। ओके, देयर विल बी लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। अगर हमने बोल दिया, अब देखो हम इमेजिन करेंगे कि एस्कोमाइसिटीज है, तो एस्कोकार्प तो बनना चाहिए, बट नहीं, वो एक्सेप्शन है। अगर हम बोले कि ऐसा हो रहा है 8 एस्कोस्पोर्स बनने चाहिए, नहीं, उसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, बट मेजर जो चीजें हमें उन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो क्लास है इन एस्कोमाइसिटीज ओनली। और मोस्टली आप चीज ये ध्यान रखो, जब भी हम जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट क्लासिफाई होता है ना, उसमें मोस्टली आपने नोट किया होगा कि ऐसी चीज होती है जो नाम से ही अलग होती है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग की मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा से। ठीक है, अब मिक्सोमाइकोटा के अंदर उसने यही बता दिया कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमने फंजाई में पढ़ा ही नहीं। तो जो भी पहला जो क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑलवेज प्रिमिटिव। ओके, कि वो जो क्लासिफाई है उसके अंदर अभी वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास के, उस पर्टिकुलर किंगडम के, वो अभी तक उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। स्टिल हम उसको उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको 10 करेक्टर्स बोले तो 10 में से इट विल हैव 8 करेक्टर्स जो दैट अलाउ इट टू बी डिवाइज्ड दैट किंगडम और सब डिविजन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो एस्कोमाइकोटीना है उसके अंदर हेमीएस्कोमाइसिटीज, देखो नाम भी इट इज हेमी, इट लैक ऑफ एस्कोकार्प। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर वेजिटेटिव फेज में ही एक थैलिस बन जाता है। ठीक है, मतलब
फ्रूटिंग बॉडी, जब हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ जा रहे हैं, वो इसके अंदर नहीं है। जो हमने पहले देखा उन सब में बन रही थी, क्लिस्ट्रोथीशिया अलग अलग, इसके अंदर नहीं है। ओके, तो इनके 3 ऑर्डर्स हैं। ओके, आपको ये पता होगा, राइट? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, राइट, जीनस, देन स्पीसीज। ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, ये इस ऑर्डर में चलते हैं। ओके, और अगर ऊपर है तो सब डिविजन हो गया, डिवीजन आ जाएगा, किंगडम आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ ये ऐसे सक्सेसिव ऑर्डर में वो कर रहे हैं। तो अब 3 ऑर्डर है, ठीक है। अब ये 3 ऑर्डर में से कौन से हैं, याद रखो। हमारी सपोज आवर ट्रिक इज पेट। ओके, पेट। ओके, वन इज प्रोटोमाइसीटेल्स। अगेन ऑर्डर पे मैंने आपको बताया था, जो सफिक्स इज एल्स, सो वैसे भी आप याद कर सकते हो। ओके, सो प्रोटोमाइसीटेल्स, टेफ्रिनेल्स और एंडोमाइसीटेल्स, ये 3 जो है ये आते हैं हेमिएस्कोमाइसीटीज के अंदर, जिसके अंदर एस्कोकार्प का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट जो स्टार पॉइंट्स है वो देखो, याद रखो। एंडोमाइसीटीज के अंदर एस्काई जो है वो पार्थोजेनेटिकली एक सिंगल सेल से बन सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेफ्रिनेल्स के अंदर एक याद रखना है कि एक एस्कोजीनस सेल एक पैलिसाइडल लेयर बनाती है। ओके, क्या याद रखना है, एक पैलिसेड लेयर से एस्काई बनता है। और प्रोटियोमाइसीटेल्स के अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्लाइमेडोस्पोर जो हमने पढ़ा था, राइट, वो इसके अंदर फॉर्म होते हैं। ये 3 आपको चीजें याद रखनी है, और आपको डीप में नहीं जाना कि और अंदर क्या ऑर्डर्स हैं और क्या डिटेल्स है। अब इंटरेस्टिंगली जो ईस्ट हमने पढ़ा था, रिमेंबर, वो ईस्ट इसी ऑर्डर में आता है। सो ऑर्डर, ईस्ट का ऑर्डर कौन, ईस्ट का सब डिविजन इज एस्कोमाइकोटीना, ठीक है। बट ईस्ट के जो उसका ऑर्डर है दैट इज एंडोमाइसीटेल्स, ठीक है। ये चीज याद रखना, ईस्ट का ऑर्डर ये इसी के अंदर है। तभी उसने बोला, राइट, कि सिंगल सेल के थ्रू फॉर्मेशन होगा स्काई का, इसलिए उसने यहाँ पर इसको एंडोमाइसीटेल्स में टर्म दिया, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है, सैक्रोमाइसीटेसी, ये तो ऑब्वियसली नाम से रिलेटेड है। और ईस्ट के अंदर क्या क्या अपन को पता है, सैक्रोमाइसिस इज वेरी कॉमन, राइट, बट देयर आर अदर ईस्ट ऑल्सो। कौन सी, वन इज साइजोसैक्रोमाइसिस और सैक्रोमाइकोस, दिस इज ऑल्सो ईस्ट। These ये 3 एग्जाम्पल सिमिलर हैं। सैक्रो वर्ड हर किसी के आगे लग रहा है तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाएगा दैट इट बिलोंग्स टू ईस्ट। ओके, सेकेंड ऑर्डर जो है टेफ्रिनेल्स। अब ये ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, जो लीफ कर्ल हम पढ़ते हैं, राइट, लीफ कर्ल यूजुअली जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि लीफ कर्ल है तो किससे होगा, वायरस से, ठीक है। बट ये ऐसा लीफ कर्ल which is caused by fungi, तो उसका क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ है, दोनों तरीके से आया हुआ है। एक तो ये आया हुआ है कि लीफ कर्ल caused by fungi is present in, so answer is peach, ठीक है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। और दूसरा कॉजल ऑर्गेनिज्म टेफरीना, ये डिफॉर्मेंस और मैक्यूलेंस भी नहीं, बट टेफरीना। ये क्वेश्चन बीएचयू में 2 बार आ चुका है और प्लांट साइंस जेआरएफ में भी आ चुका है। ओके, सो क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, लीफ कर्ल के नाम से आंसर क्या, और ऑप्शन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या टिक करेंगे, वायरस ही टिक करेंगे, बट इट इज लीफ कर्ल विच इज कॉज्ड बाय द फंजाई। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल, एक जो सेकेंड एग्जाम्पल भी हमें याद करना है, वो क्या है, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक एंड जिंजर विच इज कॉज्ड बाय टेफरीना मैक्यूलेंस, ठीक है। ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और जो प्रोटोमाइसीटेल्स है उसके अंदर ये याद है, वो नोटबुक में आपकी शुरू हो जाने चाहिए, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म और उसके में, और जब वो लिख रहे हो तो हाईलाइट दिस, और उसके ऊपर रेड पेन से या डिफरेंट कलर पेन से लिखो कॉज्ड बाय फंजाई नॉट वायरस। ओके, अब ये जो है ऑर्डर विच इज प्रोटोमाइसीटेल्स, इसका भी आपको सेम सिर्फ कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है कि स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर जो है दैट इज कॉज्ड बाय
प्रोटोमाइसिटीज मैक्रोस्पोरस, सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। नाम भी आप ये मैक्रोस्पोरस भी छोड़ो, जीनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस प्रोटोमाइसिस से जो स्टेम वॉल है कोरिएंडर के अंदर वो प्रोटोमाइसिस से होती है। अब देखो जो एस्कोमाइसिटीज है, काफी मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट है सब डिविजन क्लास, तो इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए कि वो एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। क्या आ गया? पहला, मैंने आपको इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आपको याद होंगे और ये कई बार पूछे हैं, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि ये पहले तो ये चीज याद रखनी ही है कि किस में हम बात कर रहे हैं, कि हमने ये किस क्लास में पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अब इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा के लिया है क्योंकि आगे आप बहुत बार इसको देखोगे। ये पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, अर्गट हो गया, ये एक ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एक क्रॉप में लग रहा है, अलग अलग क्रॉप्स में लग रहा है विद डिफरेंट पैथोजेंस, अलग अलग उसकी स्पीसीज हैं। और मैंने आपको वो अलग अलग मैंने पाउडरी मिल्ड्यू के आपको वो भी बताए थे, रिमेम्बर, अपेंडेजेस के बेस पे वो सारे याद करवाए थे। पॉइंटेड शेप बन रहा है अपेंडेज का, या फिर बल्बस टिप पे बन रहा है, एरिसिफी में कैसे बन रहा है, लेविरुला में कैसे बन रहा है। तो वो अलग अलग सारे के सारे पाउडरी मिल्ड्यू ही कॉज करते हैं, तो वो आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब पाउडरी मिल्ड्यू से रिलेटेड जो ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू व्हाइट पाउडरी है और अपन को क्या देखना है? मोस्टली ऑन अपर लीफ सरफेस, ठीक है, ये चीज याद रखो। देन पाउडरी मिल्ड्यू का ऑर्डर कौन सा है? एरिसिफेज, ठीक है, ये चीज याद रखना। एरिसिफे एक एक्टोपैरासाइटिक फंगस है, ठीक है, नॉट एंडो, एक्टोपैरासाइटिक फंगस। जो मैं आपको बता रही थी कि वो कैसे हॉस्ट्रिया जो है वो एपिडर्मिस के अंदर जा रहे हैं और नॉट उसके बेसिस पर ये, ठीक है। और यूनिकुला मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर स्टिल आप ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैंने आपको बताया, देखो जो हम पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ते हैं तो मोस्टली अगर हम डीप में नहीं पढ़े तो हमें क्या पता है पाउडरी मिल्ड्यू मतलब सिर्फ एरिसिफी, ठीक है, हमारे माइंड में यही आता है, बट इट इज नॉट। बहुत सारे जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू कॉजिंग है, और उसमें से एक जो जिसपे क्वेश्चन आया दैट इज यूनिकुला, ठीक है, ये चीज याद रखना। यूनिकुला भी पाउडरी मिल्ड्यू ही कॉज करता है। इसका लार्जेस्ट कोनिडिया, ये मैं आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुकी हूँ, और इट डू नॉट नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन। ये देखो इसको क्वेश्चन कैसे आया था, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में दिया था कि मतलब मैक्सिमम जो 70% तक वाटर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज फंजाई, तो वो पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर होता है, उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है, सो इट डू नॉट नीड वाटर फॉर इट्स जर्मिनेशन। एक ड्रॉट कंडीशन के अंदर भी ये जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली फंगस को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, बट इट इज नॉट विद द केस ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर ये तीन जो है ना वो स्पेशल इसके अंदर हम ऑर्डर्स में आते हैं, ओके। एक तो ईडियम, एक इडियोप्सिस और एक ओव्यूलरोप्सिस, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये वाले एग्जाम्पल्स है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल पे फोकस करवाती हूँ। ग्रेप्स के अंदर किससे हो रहा है? यूनिकुला से, याद रखना, ठीक है। जो हमने पढ़ा, जो एग्जाम्पल आया हुआ है, ग्रेप्स के अंदर पाउडर मिल्ड्यू इज बिकॉज ऑफ यूनिकुला, ठीक है। पल्स के अंदर मोस्टली नॉट ओनली ब्लैक ग्राम, और भी पल्स में पाउडर मिल्ड्यू का मोस्टली जो स्पीसीज है वो पॉलीगोनी होता है, ओके। तो इसमें कौन सा? एरिसिफे पॉलीगोनी, ये चीज आपको याद रखनी है। एप्पल के अंदर किससे होता है? पोडोस्फेरा से। ये देखो याद रखो, मैंने ये आपको ऑलरेडी सारे बताए हुए हैं। माइक्रोस्फेरा में कैसा बनता है, अपेंडेजेस जो है वो कैसे होते हैं उसकी फ्रूटिंग बॉडी में, स्फेरोथिका के अंदर कैसा होता है, पोडोस्फेरा के अंदर कैसा होता है। बट आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर ये वाला जो जीनस है वो पाउडर मिल्ड्यू कॉज करता है, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर यूनिकुला, ब्लैक ग्राम के अंदर एरिसिफे पॉलीगोन, एप्पल के अंदर पोडोस्फेरा, रोज के अंदर स्फेरोथिका, ओक के अंदर माइक्रोस्फेरा, ठीक है। और फाइलेंशिया किसके अंदर है? मलबेरी में, और चिलीज और पिजन पी में लेवियोला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये ऐसा आता है कि ये तीन तरह के हैं, ठीक है। अब आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट
फिल्टर आउट किए हैं थ्रू द एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, उसमें ये तीनों जो है, इसके आपको ये डिफरेंस तो पता होना चाहिए। देखो अब फिर से देखो, अब हम ये नहीं बोल सकते कि पाउडरी मिल्ड्यू है तो जो हॉस्ट्रिया बन रहा है वो सिर्फ एपिडर्मिस में ही बनेगा, इसके अंदर फिर उसने अलग अलग कर दिया। ओके, अगर तो ईडीएम के बारे में, ईडीएम ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ईडीएम के अंदर ये सारी ईडीएम के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। इन पैथोजेंस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, अब ये याद रखो, मान लिया ईडीएम से आपको याद है, ओके, बट अगर ये वाले एग्जाम्पल भी आ जाए, अगर कोई पूछ ले कि स्फेरोथिका के अंदर जो हॉस्ट्रिया है वो कहाँ बनता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यू नो कि स्फेरोथिका के अंदर, ये सब के अंदर क्या है, एपिडर्मिस में ही बनता है हॉस्ट्रिया, ठीक है। देन चिलीज, या ये वाला जो इडियोप्सिस हमने टर्म दिया है, जिसके अंदर हमने लेविल्यूला इंक्लूड किया है, दैट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी सेल्स, ओके। और हॉस्ट्रिया जो है वो एपिडर्मल में होता ही नहीं, बल्कि इनर सेल्स के अंदर, एपिडर्मल मतलब तो ये हो गया आउटर लेयर जो होगी, जो फर्स्ट लेयर है, ओके, बट उसमें ना जाके इट इज फॉर्म्ड इन द इनर सेल, एंडोफाइटिक नेचर में हुआ, तो ये किसके अंदर है, फाइलेंशिया के अंदर, ठीक है। अब माइसीलियम देखो, माइसीलियम इसका कैसा है, एक्टोफाइटिक, मैं आपको ये ऑलरेडी क्लास में पहले बता चुकी हूँ। इडियोप्सिस के अंदर इट इज एंडोफाइटिक, और ओविलरोप्सिस के अंदर दोनों हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं, बट याद रखना है, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ की तरफ जाता है, टफ भी नहीं तो आपको पता है, अगर इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस तो 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे वो पुट करेंगे कि किसी को जवाब ना आए, तो आपको वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ओके। वील फोकस ऑन दैट टू, इसलिए आई एम गोइंग इन अ लिटिल बिट डीपर। और आजकल क्या है, क्वेश्चंस आप देखोगे ना, क्वेश्चंस ऐसे आने लग गए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चंस, आपको वो क्वेश्चंस, ये जो रेफरेंसेस बनते हैं आजकल, ये मतलब जो अपन बेसिक पढ़ते हैं, ये नेमरा सुंडा और ये सारे जनरल एग्रीकल्चर के लिए, उससे भी नहीं आते, तो आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा इंडिविजुअल बुक में। और मैं कहती हूँ बुक भी नहीं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपके यूजी के जो कुछ नोट्स होते हैं ना, उनको अच्छे से, अगर आप में से जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं विच हैव इनफ टाइम कि उनके पास मोर देन 1 ईयर है, तो उनको अपने यूजी के नोट्स फिल्टर आउट जरूर करने चाहिए। मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसमें से आधा मटेरियल जो है वो मैंने यूजी के नोट से लिया हुआ है, और क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ओके। वो बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, पर क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, कि ये वाले जो पैथोजेंस हैं, ये पैथोजेंस का जो सिम्टम आएगा वो मोस्टली ऑन द अपर सरफेस। हमने पढ़ा है एरिसीफे, रिमेम्बर एरिसीफे, बहुत जो सीरियल्स हो गया, कई सबसे ज्यादा डोमिनेंट हम एरिसीफे पढ़ते हैं, तो वो मोस्टली विल बी फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। लेवियूला जो है लोअर सरफेस ऑफ लीफ, देखो एल से एल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेवियूला जो है वो कहाँ पे डोमिनेट होता है, तो इट इज मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। और जो फाइलेंशिया है वो कहीं भी, इट कैन बी ऑन लोअर और इट कैन बी ऑन अपर, इट डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो पहले हमने क्या देख लिया, फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया है दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि एस्कोमाइसिटीज में आने वाली एक डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट जो पैथोजन है, और पैथोजन कॉजिंग डिजीज है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज शुगरी डिजीज भी कहते हैं, और अर्गॉट, अर्गॉट भी हम कई बार पढ़ते हैं, ओके। अर्गॉट का आपको क्या याद रखना है, अर्गॉट में आपके माइंड में 2 चीजें आनी चाहिए। जैसे अर्गॉट आए तो आपके माइंड में आना चाहिए, अर्गॉट खुद क्या है, एक स्क्लेरोशिया है, ठीक है। स्क्लेरोशिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रेस्टिंग, एक तरह से रेस्टिंग स्ट्रक्चर है माइसीलियम का मॉडिफिकेशन, उसमें इट विल, जब उसको फेवरेबल कंडीशन होगी तो इट विल डेवलप द माइसीलियम एंड इट विल फॉर्म द, इट विल स्टार्ट द साइकिल, ओके। वैसे ये क्या है, एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये चीज याद रखो। अर्गॉट आते ही ऐसे स्क्लेरोशिया से आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और दूसरी चीज जो अर्गॉट आते ही क्या आपके माइंड में आना चाहिए कि हनी ड्यू, हनी ड्यू और किसी में नहीं आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अर्गॉट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ कैसे हो रहा है।
देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक्सुडेशन ऑफ हनी लाइक स्टिकी फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, एक स्टिकी फ्लूइड निकलता है, ठीक है। और इसी को हम कोनिडियल स्टेज भी कहते हैं। आपको क्या याद रखना है कि कोनिडियल स्टेज पर इन अर्गोट, कोनिडियल स्टेज पर हनी लाइक स्टिकी फ्लूइड इज फॉर्म, ओके। और लेटर जो है क्या हो जाएगा, जब हम बोलेंगे मतलब एक अगर हम साइकिल का एंड कर दें या फिर हम साइकिल की शुरुआत करें, तो वो किससे होगी, स्क्लेरोशिया से। लास्ट में जब एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, तो वो लास्ट में क्या बन जाएगा, ब्लैक स्क्लेरोशिया हमें दिखने लग जाएगा, ओके। इस डिजीज के अंदर आपको ऐसे, आप जब देखोगे पैनिकल को, तो उसके अंदर आपको स्क्लेरोशिया ऐसे दिखेंगे ब्लैक ब्लैक कलर के, उसी को हम अर्गोट कहते हैं, ठीक है। शुगर डिजीज क्यों, हनी लाइक स्टिकी फ्लूइड निकल रहा है, इसलिए हमने इसको शुगर डिजीज बोला है। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई शुगरी डिजीज और अर्गोट ऑफ पर्ल मिलेट। जो आपको याद रखना है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। और इसका देखो हर किसी का, एक मैं आपको आगे भी बताऊंगी, एक पूरी टेबल आएगी, हर जो भी हम पैथोजन पढ़ रहे हैं उसका एक टीलोमॉर्फ स्टेज होता है और एक एनामॉर्फ, सेक्सुअल स्टेज और एक असेक्सुअल स्टेज। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस और दूसरे स्पीसीज भी माइक्रोस्फेला, दोनों याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना। एक ये नहीं कि अगर माइक्रोस्फेला आ गया तो डाउट हो जाए, सीधे आपको किस पे, मोस्टली आप फोकस किस पे करो, हमेशा जीनस पर। ये तो पता होना ही चाहिए कि अर्गोट कॉज के लिए क्लेविसेप्स आ गया तो क्लेविसेप्स अर्गोट कॉज करने वाला है। एरिसीफे आ गया तो एरिसीफे, यूनिक्यूला आ गया, लेविल्यूला आ गया, तो इसका मतलब ये पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करने वाले हैं। तो दो चीज मैंने आपको बताई इस डिजीज में, आपके माइंड में आना चाहिए क्या, एक तो स्क्लेरोशिया ब्लैक फॉर्म, इन ब्लैक मतलब ऐसे ब्लैक ऐसे गोल गोल जो पार्टिकल टाइप होंगे वो हो गया। और दूसरा आपको याद रखना है कि कोनिडियल स्टेज के अंदर हनी लाइक स्टिकी फ्लूइड इसमें बनता है, ठीक है। अब देखो इसकी सिम्टम, क्योंकि हमें सिम्टम ध्यान रखने हैं और ये डिजीज डोमिनेंट है, आगे कई में एग्जांपल्स आएंगे, इसलिए मैंने इसके थोड़े से सिम्टम इंक्लूड किए हैं। पहले तो मैं, और ये भी देखो कई बार ये स्टिकी फ्लूइड, इसमें ये पिंकिश वर्ड भी यूज किया जाता है, ओके। अगर ये पिंकिश ब्राउनिश दोनों कलर में स्टिकी फ्लूइड जो है वो निकलता है, ठीक है, ये हमें पता है। और लेटर स्टेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, डार्क स्केची जो लीव्स पे वो पैच आने लग जाएंगे। और जो स्क्लेरोशिया है जो मैं आपको बता रही थी, पैनिकल के अंदर आपको दिखेगा। मैंने डायग्राम भी इंक्लूड किया है, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। तो जो ओवरी है ना, दैट ओवरी, उसके अंदर ये ओवरी है, ठीक है। इसके अंदर सपोज पेनिट्रेशन हो गया, ओके, फंगस का पेनिट्रेशन हुआ, और ये उसको पूरे को क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, एक स्क्लेरोशिया से बन जाते हैं, ब्लैक कलर के ऐसे स्क्लेरोशिया बन जाते हैं, ओके। तो उससे क्या हुआ, अब जब हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं बचा फ्लावर का, तो यील्ड कैसे आएगी। सो दिस इज हाउ इट लार्जली इफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द प्लांट। अब देखो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, दो तरह के कोनिडिया है, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया, ठीक ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या याद रखना है, मैक्रोकोनिडिया के अंदर तो ये होते हैं फ्यूजी फॉर्म शेप के, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। और जो माइक्रोकोनिडिया है वो है ग्लोबुलर शेप के ऐसे, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। पहले तो आपको याद रखनी है शेप, मैक्रोकोनिडिया का फ्यूजिफॉर्म, माइक्रोकोनिडिया का ग्लोबुलर। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो मैक्रोकोनिडिया है उसके जर्मिनेशन के लिए कितने ट्यूब्स बनती हैं, जर्मिनेट बाय 3 जर्म ट्यूब, ओके। और जो माइक्रोकोनिडिया है उसकी जर्मिनेशन के लिए हमने कितनी जर्म ट्यूब का देखा है, वो जर्मिनेट होके ओनली 1 germ tube बनाएगा। Just wait, I'll connect my laptop to charging.
यस, सॉरी। हाँ, तो वे वो भी हमने दो तरह के इसके अंदर कोनिडिया देखे, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। ओके, और जर्म ट्यूब देख लिया कि मैक्रो के अंदर 3 जर्म ट्यूब्स और माइक्रो के अंदर 1 जर्म ट्यूब। ठीक है। स्क्लेरोशिया का कलर डार्क ग्रे, लॉन्ग एंड क्लब शेप के स्क्लेरोशिया होता है। पेरिथीशिया जो हमने इसमें फ्रूटिंग बॉडी देखी है, दैट इज ऑफ पायरिफॉर्म। ये पॉइंट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, और एस्कोस्पोर्स जो है वो इसमें थ्रेड लाइक बनते हैं, ये चीज याद रखो। थ्रेड लाइक, हाइलीन दैट इज ट्रांसपेरेंट दिखेंगे और नॉन सेपरेट। अब ये देखो, इससे आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, पैनिकल के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, रिमेम्बर, ये अर्गोट बन गए हैं। ऐसे आपको तो दूर से जब आप क्रॉप को देखोगे ना, तो दूर से आपको दिख जाएगा कि हाँ इसके अंदर अर्गोट डिजीज है। ग्रेन्स के अंदर जो है ये, और ये स्क्लेरोशिया बन गए। ठीक है। अब ये क्या है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। सपोज जब भी थ्रेशिंग हुई, या ऑफ कोर्स इट इज नाउ नो मोर ऑफ यूज, अगर उसका बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो जो है इसमें क्या होगा, वो जैसे डिस्पर्स हुए सॉइल के अंदर, तो वो सॉइल के अंदर क्या रहेंगे, स्क्लेरोशिया सॉइल के अंदर ही पड़े रहेंगे। और पूरी जो विंटर है ये पूरा इट विल बी इन डोरमेंट स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे। फिर जब इसको फेवरेबल पीरियड आएगा, जब मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब इसके फेवरेबल कंडीशन में आएंगे, तो ये इट विल जर्मिनेट। ओके, और जर्मिनेट होने से ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रोमा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या, ऑब्वियसली किसमें, पेरिथीशिया, जो हम फ्रूटिंग बॉडी पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये इसमें देखो कैसे दोनों हो गया हमारे पास स्टेज, हम पढ़ रहे हैं कैसे, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पार्ट हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी बन गई, अंदर एस्कोकार्प्स, एस्कोस्पोर्स बन गए एस्कोकार्प के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी सेक्सुअल स्टेज हो गई। और यहाँ पे जब ये सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे जो कोनिडियाज बनेंगे, जिससे हनी ड्यू लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रिलीज होगा, तो वो कौन सी हो गई, हमारी असेक्सुअल स्टेज। आपको सिर्फ ये इस पे फोकस करना है कि सेक्सुअल स्टेज भी है, सेक्सुअल स्टेज भी है। सेक्सुअल स्टेज के अंदर फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है, पेरिथीशियम बन रही है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कोकार्प के अंदर एस्काई, एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर बन रहे हैं। ठीक है। और जो इसके अंदर जो डोरमेंट स्टेज है, जो एक तरह से क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन क्या है कि ये लाइफ साइकिल को जो स्टार्ट कर रहा है या जो एंड कर रहा है, जिसके बेसिस पर इट इज पॉसिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ साइकिल, दैट इज द स्क्लेरोशिया। ठीक है, स्क्लेरोशिया ही है जो कि ओवरविंटर करता है और इन्फेक्शन का एक सोर्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी थोड़ा सा मतलब हमें, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने ऐसे रखे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव इजी वन टर्म्स आए तो ठीक है, हमारे पास हनी ड्यू टिक हो गया, कोनिडिया हमारे पास टिक हो गया, पेरिथीशिया टिक कर दिया हमने, ये तो आप इजीली अब क्वेश्चंस हो गए। पर अब हमें उस तरह से भी तैयार करना है कि अगर सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आए, ओके, अगर पूरे असर्शन रीजन आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आए, तो उनके लिए आपको ये सेंटेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, स्क्लेरोशिया जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, और एक वर्टिकल कॉलम मास ऑफ हाइफी बनाएगा, जिसका टर्म आप याद रख लो बस, स्टोमेटिक स्टॉक। ठीक है, ये जैसे एक स्क्लेरोशिया मान लो, ये जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसने कैसे वर्टी ये हाइफी है, वर्टिकल कॉलम बनाएगा, इसको नाम हमने स्टोमेटिक स्टॉक दे दी या फिर हमने दे दिया स्टाइल। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है कि ये किसके अंदर बनता है जब हम अर्गोट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो हमने पेरिथीशिया बताया मैंने आपको कि वो पेरिफॉर्म स्टेज में बनता है, वो इसी हेड के, ये जो हेड है इसी पर बनना शुरू होगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले हमने देख लिया स्क्लेरोशिया, सपोज हमारे पास सामने स्क्लेरोशिया है, स्क्लेरोशिया से नेक्स्ट स्टेज क्या बोल दी उसने कि एक वर्टिकल कॉलम ऑफ हाइफी, ऑफ कोर्स जर्मिनेट हुआ तो वो हाइफी बनाएगा, हाइफी बनी, उसको हमने एक नाम दे दिया स्टोमेटिक स्टॉक और स्टाइल। ठीक है, अब जब फेवरेबल कंडीशन है तो मैंने आपको बताया क्या होगा, जब फेवरेबल आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन को क्या पता है, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर, तो ऐसे
नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, पेरिथीशिया बन गया इसी टाइप के ऊपर, और हमने उसको क्या दे दिया, दैट इज ऑफ पायरिफॉर्म शेप। अब खुद देखो, अब हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी बनी। अब फ्रूटिंग बॉडी है तो उसके अंदर क्या आएंगे, एस्कोस्पोर आएंगे, तो एस्कोस्पोर बन गए। ठीक है, वो हमें पता है कि मियोसिस माइटोसिस से करके 8 उसके अंदर एस्कोस्पोर बन गए। पेरिथीशिया का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो ये फ्लास्क शेप हमने देखा, ये पूरा हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एस्कोकार्प का काम क्या है, स्पोर है तो इट विल इजेक्ट आउट। ठीक है, अब ये जो है वो जब इजेक्ट आउट हुआ तो इट विल रीच, जब हम कहते हैं कि जब डिस्पर्जन, जिससे हम कहते हैं कि पूरे फील्ड में जो है स्प्रेड, द वर्ड इज स्प्रेड, जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज है वो कैसे हो रही है, जो अर्गोट है वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, यही जो एस्कोकार्प है वो जाकर किसी हेल्दी, पास में जो फ्लावर है किसी हेल्दी फ्लावर को क्या करेंगे, नाउ दे विल इन्फेक्ट। ठीक है, समझ गए आप? अभी तक हमने स्क्लेरोशिया से शुरू किया, और अब जो है एस्कोकार्प ने इन्फेक्शन कर दिया है एक न्यू फ्लावर पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये स्पोर है तो स्पोर क्या करेगा, ये आपको याद रखना है। पहले तो देखो इन्फेक्ट किस जगह कर रहा है, हेल्दी फ्लावर पर। ओके, एक एक पॉइंट आपको इसमें मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर असर्शन रीजन में आए तो आपको ये पता होना चाहिए एस्कोकार्प ने इन्फेक्ट कहाँ किया, एक हेल्दी फ्लावर पे। ठीक है, और उसमें भी इसने क्या किया, जो जैसे ये हम बात कर रहे हैं, अगर ये हम पिस्टल के बारे में बात करें तो लाइक दिस, तो इसने स्टिग्मा पर इन्फेक्ट किया, इट विल ट्रांसफर थ्रू द स्टाइल एंड इट विल रीच टू द ओवरी। यहाँ पर अगर ओवरी, तो ये देखो यहाँ पे इस फंगस का लास्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन आ गया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये माइसीलियम बनाना शुरू करेगा। ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइंग। अब ये माइसीलियम आया, मतलब पैनिकल स्टेज में हम ऑलरेडी आ गए। अब पैनिकल स्टेज में आ गया तो अब क्या करेगा, ये कोनिडिया, अब हमारे पास सेक्सुअल स्टेज आ गई। सेक्सुअल स्टेज से नेक्स्ट स्टेज किसमें हम ट्रांसफर हो जाते हैं, जब कोनिडिया बनना शुरू हो जाएगा, असेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, कोनिडिया बनने के लिए आपको पता है कोनिडिया किस पे बनेगा, वो बनेगा कोनिडिया 4 पे। तो इससे कोनिडियो 4 बनना शुरू हुआ लाइक दिस। कोनिडियो 4 में हमें पता है कोनिडिया बनते हैं, और वो कैसे बनेगा, इन चेन्स, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक्सोजीनस स्पोर है। तो ये दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। ये अच्छे से मैं बार बार आपको फोकस दे रही हूँ, अच्छे से आराम से समझा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या स्पोर है और किधर वो बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो कोनिडिया है वो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड on the surface of ovary. The answer is on the surface of ovary. ठीक है, अब हमारे पास कोनिडिया आ गया। यही कोनिडिया क्या कर रहे हैं, ये कोनिडिया फॉर्म्स एक हनीड्यू स्टेज और स्पेलिसिया स्टेज, ये हमने एक अलग से नाम दे दिया। हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी आई है इस पूरी साइकिल में, एक आई स्ट्रोमेटिक स्टॉक या स्टाइल। ठीक है, और दूसरी टर्म इज हनीड्यू स्टेज, वी आर कॉलिंग इट एज स्पेसिलिया स्टेज। ठीक है, अब ये हो गया जनरेटिव हाइफी, मैंने आपको बता दिया, कोनिडियो 4 बन गया, कोनिडिया बन गया। कोनिडिया जो है, ये जो हनी ड्यू जो उससे ऊज आउट हो रहा है, उसके साथ पूरा ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन कर रहा है, कोनिडिया कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हो रहा था, स्क्लेरोशिया से, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉइल में है, उसने इन्फेक्ट कर दिया और आगे उसने पूरी अपनी डिजीज साइकिल शुरू कर दी। सेक्सुअल स्पोर बनाया, अगेन असेक्सुअल स्पोर बनाया। और मोस्टली देखो, मोस्टली जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ना, वो किससे होता है, असेक्सुअल स्पोर से। बिकॉज ऑफ कोर्स क्या है, ज्यादा स्प्रेड होगा, इट इज इजी, और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हमें अगर देखो कोई हमें कंपैटिबल मीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो कोनिडिया तो बन ही जाते हैं, एंड इट विल कॉज व्हाट, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ न्यू ओवरीज। ये वर्ड भी याद रखो, अगेन ओवरीज ही, वी आर नॉट टॉकिंग कि हम लीफ पे नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके कौन से इन्फ्लोरेसेंस पार्ट में, ओवरी पर। तो अगर कोई ये पूछे कि अर्गोट डिजीज किस में मोस्टली उसका सेल साइकिल है, उसके लिए द रूट थिंग क्या है, ओवरी। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। इसमें से कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर बने, आपको वो सही करके आना है। ओके, सो अगेन वही, अब हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। सेकेंडरी इन्फेक्शन से अगेन लास्ट में हमें पता है एंड, जिससे स्टार्ट होना है उसी से एंड हो रहा है।
तो ये जो ओवरी है जिसके अंदर अभी सपोज अलग अलग प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में अभी इन्फेक्शन हो चुका है, कोनिडिया ने इन्फेक्ट कर दिया, तो अब जो वही जो मैं आपको पहले अपन ने बात की है कि जैसे ही उसने ओवरी पे अलग अलग ओवरी में ऐसे इन्फेक्ट किया, तो यहाँ पे जो फंगस है उसकी ग्रोथ से ओवरी की जगह माइसीलियम ग्रो होने लग जाती है, और ये क्या बन गए, स्क्लेरोशिया। तो एक तरह से देखो ये ओवरी ही आगे जाके जो है वो हमें जो दिख रहा है उसके अंदर, वो ये जो पार्ट्स हैं वो स्क्लेरोशिया, वहीं पर उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, सो दिस इज हाउ ये स्क्लेरोशिया। अब उस पे आ गए हमारे पूरे जो हमारा पेनिकल होगा उस पे हमें पहले तो हनी ड्यू जैसा दिखने लगा, और लेटर स्टेज के अंदर हमें क्या दिखने लग गया, ब्लैकिश कलर के स्क्लेरोशिया बन गया। ये पूरी साइकिल है इसकी अर्गॉट की। आराम से एक बार इसको जाके इसको अच्छे से पढ़ना, ये स्पेशली विद द डायग्राम। ओके, एक एक डायग्राम बनाओ, एक एक लाइन लिखो, एक एक स्टेप, 1 2 3 4, और ऊपर सेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर, सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, ऐसे करके अच्छे से साइकिल्स बनाओ। ठीक है, दोनों की, पाउडरी मिल्ड्यू की भी और इसकी भी। सो इसके अंदर अब अगर हम देखें क्वेश्चन पर फोकस करें अगेन वन वर्ड पर, तो दो स्टेज आ गई। पहले तो एक जो हमने देख ली, एक तो जो हनी डी, और इसको जो मैंने बता रही थी आपको, हमने दूसरा नाम क्या दे दिया, स्फेल्सिया स्टेज। ये ना वर्ड भी याद रखना, सिर्फ हनी ड्यू नहीं, स्फेल्सिया स्टेज भी इसी का नाम है। और अगर स्क्लेरोशिया बनता है, स्क्लेरोशिया के अंदर जो ऑफ कोर्स इट इज पॉइजनस, तो वो हो गई स्क्लेरोशियल स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज में क्या था, जब कोनिडिया जो है वो हनीड्यू, जब हनीड्यू सिक्रीशन होने लग गया है, कोनिडिया ओवरी के अंदर जो है दे हैव पेनिट्रेटेड द ओवरी, और उसके अंदर उन्होंने डेवलप कर दिया। इस पूरी स्टेज को हम स्पोरोडोकियम कह रहे हैं, और दूसरी स्टेज स्क्लेरोशिया। तो सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम अर्गोट के बारे में बात करें तो देयर आर टू स्टेजेस, स्पोरोडोकियम और स्क्लेरोशिया। ठीक है, अब पहले हमने एक आपको ये एग्जाम में याद रखना है, राई का आता है कई बार, नॉट इवन पर्ल मिलेट, एग्जाम में राई का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लेविसेप्स परप्यूरा। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पीसीज भी याद रखनी पड़ेगी। अगर अर्कॉट क्लेविसेप्स से हो रहा है तो कौन से क्लेविसेप्स से, तो राई के अंदर इट इज कॉजिंग थ्रू परप्यूरा। और ये देखो अगर सॉर्गम के अंदर, सॉर्गम के अंदर ऐसे नाम से आया हुआ है कि शुगरी डिजीज ऑफ सॉर्गम इज कॉज्ड बाय, और अगर आंसर में क्लेविसेप्स हुआ तो हम तो क्लेविसेप्स कर देंगे क्योंकि हमें तो लगता है अर्गोट सिर्फ क्लेविसेप्स से है, तो इट इज नॉट सच। इसका क्या है, स्पेसिलसिया सॉर्गाई। ठीक है, ये याद रखना आप। इसका जो पैथोजन है, एड इट इन द पैथोजन वाली लिस्ट जो हम साथ साथ में बना रहे हैं। ओके, अब ये इसमें अर्गोटिन, ये आप ऑलरेडी आपको आपने कई बार ये नेमरल सुजा और सब जगह लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये अर्गोटिन जो है वो ड्रग है, मतलब ये जो स्क्लेरोशिया है इससे वो हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज। ठीक है, प्लस अगर जो हम कहते हैं कि हमने अगर इंड्यूरिंग ये जो अर्गोट का इन्फेक्शन हो रखा है ग्रेन के ऊपर है, अगर अपन ने ये एनिमल्स को फीड करवा दिया तो उससे उनको जो डिजीज होती है उसका नाम हमने क्या दे दिया, अर्गोटिज्म। पर अब ये मैंने लिख मेंशन किया है, पर अब इस टाइप के क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं कि अर्गोट से अर्गोटिन आएगा, अर्गोट से अर्गोटिज्म होता है, तो ये बट स्टिल यू नीड टू नो इफ यू haven't focused on this before. So हमने क्या देखा, दो हमने देखा। अब देखो क्या, क्लेविसेप्स हो गया, ठीक है, अर्गोट, अर्गोट हो गया, और पाउडरी मिल्ड्यू, ये दोनों एस्कोमाइसिटीज में ही है और उसी की डोमिनेंट डिजीजेज है। ठीक है, अब दूसरी, द थर्ड वन इज पेनिसिलियम, ये भी एस्कोमाइसिटीज से ही बिलोंग करती है। और दिस वन, द फोर्थ वन, नॉट थर्ड वन, जो फोर्थ वन है दैट इज एस्परजिलस। देखो ये दोनों जो है, ये दोनों हमने कई बार सुने हैं, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए कि इनका सब डिविजन भी क्या है, पेनिसिलियम है, और एस्परजिलस जो है इनका भी एस्कोमाइसिटीज के अंडर ही आता है। पेनिसिलियम, अब ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं। पेनिसिलियम को क्या कहते हैं, ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ओके, एक चीज, अब पेनिसिलियम अलग अलग तरह की है।
पहले तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि जो हमें पता है पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और क्वेश्चन ये तो खैर फिर भी बेसिक है, क्वेश्चन क्या आया है पैथोजन रिलेटेड कि ये किसके अंदर हुई थी, पेनिसिलियम रोकोटी में, पेनिसिलियम कंबर्टी में, पेनिसिलियम ग्रिसिफोरम में या पेनिसिलियम नोटाटम में। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो फर्स्ट जो पेनिसिलियम की डिस्कवरी है वो किसके थ्रू हुई है, पेनिसिलियम नोटाटम में। वर्ड किस पे ध्यान रखना है, नोटाटम के। अब हमारे पास आता है कि चीज फॉर्मेशन के लिए कौन सी पेनिसिलियम का यूज करते हैं, तो दीज टू, ओके, रोक्रोटी और कैम्बर्टी। जब हम आई विल ऑल्सो टेक योर माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन, जब हम माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोस्टली यही आता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेंसेस, ओके। तो चीज बनाना या जो फर्मेंटेशन है, इन सब के लिए अलग अलग जो माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। तो उनमें से अगर हम फंजाई में देखें तो कौन सा, पेनिसिलियम रॉकफर्टी और पेनिसिलियम कैम्बर्टी, ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, दिस आर यूज्ड फॉर चीज फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो फोर्थ वाला है ये बीएचयू में आया हुआ है और नोटाटम वाला जो है वो जीआरएफ में आया हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन है कि जो पेनिसिलियम ग्रेसीफल्वियम, ओके, ये जो है पैथोजन, ये एक हमारे पास बनाता है ग्राइसीफ्लविन, और ये क्या है, ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ओके, बोथ फॉर फंगल एज वेल एज फॉर बैक्टीरियल, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक लास्ट में कुछ, देखो पैथोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट के फॉर्म में दे दूंगी। अगर लिस्ट भी नहीं, अगर बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी, बुक्स में नहीं तो मैं आपको लिस्ट में दे दूंगी, जैसे नाम ऑफ की कौन सी, ये कौन सी एंटीबायोटिक है वो किससे बनी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये चीजें क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है सारे। एक तो पैथोजन, कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसकी पूरी एक टेबल है वो आपको याद करनी है। टीलोमॉर्फ एनामॉर्फ जो स्टेजेस है उसकी पूरी एक टेबल होगी, वो आपको याद करनी है। फिर ये कौन से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे डिस्कवर हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। फादर ऑफ डिफरेंट प्लांट पैथोलॉजी, नॉर्मल पैथोलॉजी, ऐसे अलग अलग फादर्स हैं, उनकी एक टेबल है वो आपको याद रखनी है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो वायरस का जब हम क्लासिफिकेशन बनेंगे, इट इज नॉट दैट टफ, बट अगर सिंगल आरएनए है, डबल आरएनए है, उसके अंदर कौन कौन से वायरस इंक्लूडेड है, ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ये जो मैंने बोला ना, इनमें से एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एक ही आएगा, और ऑफ कोर्स इट इज लाइक कि हम सोचे कि क्वेश्चन छोड़ ही दो इतने सारे टेबल याद करने से, बट यू नेवर नो ना, अगर आपके क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन से, एक एक क्वेश्चन से रैंक ऊपर नीचे होती है। और स्पेशली अगर आपने सपोज आपको टॉप 30 में आप आ गए, टॉप 60 में भी आपको पता है जेआरएफ जो है प्लांट साइंस में 60-70 तक लग जाती है ना, 60-70 रैंक तक आराम से, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आर मोर। तो उसमें अगर आप आ जाते हो, बट इफ यू आर नॉट कम्पीटिंग फॉर स्कॉलरशिप, आपको पता है किसी को कि स्कॉलरशिप कितनी है जेआरएफ में? 12,500 12,600 2,600 यस यस, तो ये आपकी अगर जेआरएफ लगती है तो 12,640 आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, और आपको घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इवन जो कॉस्टलीस्ट कॉलेज भी हैं, अगर हम पीएयू देखें, पंतनगर देखें, तो उनकी फीस कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट स्टिल आपके पास वो, आपको घर से नहीं लेने हैं, आपके उस स्कॉलरशिप में सारे पैसे है वो पूरे हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा देखें कि फीस अगर नॉर्मल है, तो बीएचयू हो गया, एचयू हो गया, आईआरआई हो गया, इनकी फीस जो है तो वो तो आपके पास, फिर यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी, तो जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, तो यू कैन एंजॉय, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए इसको फोकस रख के चलो कि आपको जेआरएफ तो लगानी ही है, ओके। और उसमें भी बेस्ट, अगर आप कॉलेजेस में compete करते हो तो कॉलेजेस में क्या है, फिर आपको एक एक क्वेश्चन पर लड़ाई होती है, एक एक क्वेश्चन से। अगर आप ये देखो, जो हम आईआरआई तो है, उसके बाद के जो नीचे अगर हम बैंगलोर देख ले, पन्नगर, एचएयू, पीएयू और बीएचयू, ये सारे एक ही लेवल पे कॉलेजेस हैं, तो इनमें आपकी जो सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन से ऊपर नीचे रैंक हो जाती है।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ो और स्पेशली जेआरएफ के लिए पढ़ो कि आप लोगों की जेआरएफ लग जाए। जेआरएफ का मुझे खुद बेनिफिट नहीं पता था, क्योंकि मतलब यूजी में क्या ही पता होता है, बट आपको बाद में पता चलेगा कि जेआरएफ से अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो, इन द लाइन ऑफ प्रोफेसर या साइंटिस्ट की लाइन में जाना चाहते हो ना, तो इसके अंदर आपके स्कोर कार्ड बनते हैं। आज के स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर, बट स्टिल कई मतलब जैसे आई डिडंट नो कि एक स्कोर कार्ड होता है जिससे आप प्रोफेसर बनते हो, या एक सीवी तो एवरीवन नोज, बट एक स्कोर कार्ड होता है और उसमें अगर आपकी जेआरएफ लगती है या नहीं उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका क्या होगा, एक रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड बनेगा। और आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, इट इज मोर देन इनफ। प्लस आपको पता है आप लोगों को कंटिजेंसी भी मिलती है। कंटिजेंसी मतलब आपको ईयरली आप बुक्स खरीद सकते हो, गवर्नमेंट खुद आपको पैसे देगी, 6,000 12,000 ऐसे आपको ईयरली पैसे मिलते हैं। और एडमिशन के मंथ से लेके लास्ट तक इट इज मोर देन इनफ। और अगर आपको पता है आप जेआरएफ लगोगे तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आता है, 98,000 तक आता है। तो एक बार सोचो, अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। ओके, सो कमिंग बैक ऑन द स्लाइड, हमने पेनिसिलियम तो देख लिया, और उसके बाद क्या है, एक एस्परजिलस और है, वो भी एस्कोमाइसिटीज में। एस्परजिलस का ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इसको हम ब्लैक, ब्राउन और स्मोकी मोल्ड कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्या क्या है, एस्परजिलस फ्लेवर्स। ठीक है, ये किसके अंदर है, ग्राउंडनट के अंदर। सबको पता है एस्परजिलस फ्लेवर्स के कारण जो ग्राउंडनट के अंदर जो टॉक्सिन हम सबको पता है एफ्लाटॉक्सिन है, वो किसके अंदर किसके कारण होता है। तो अब आप देखो, पहले मैं आपको क्या बोल रही थी, किस पे फोकस करना है, जीनस पर, बट अब यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है, स्पीसीज पर। तो फ्लेवर्स, ओके, एफ्लाटॉक्सिन तो दिया है, बट ग्राउंडनट में जो एफ्लाटॉक्सिन है वो कौन से वाले से बनता है, एस्परजिलस फ्लेवर्स। ठीक है, फिर एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, इसको हम वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट विच वन इज वीड ऑफ लेबोरेटरी। इसको दोनों तरह से पूछा हुआ है, सिर्फ एस्परजिलस लेके भी पूछा हुआ है, और एस्परजिलस के अंदर अलग अलग स्पीसीज मेंशन करके भी पूछा हुआ है। अगर स्पीसीज मेंशन है तो आपका आंसर क्या होगा, एस्परजिलस नाइगर, और मेंशन नहीं है तो एस्परजिलस तो आपको पता ही है। अब ये कौन सा प्रोड्यूस करता है, 3 टाइप्स। देखो, हर जो मोस्टली फंगस है जो हमने ये देख लिया कि ये टॉक्सिक है या फिर कुछ फ्रूटफुल है जिससे हम कुछ ड्रग बना सकते हैं, या तो वो हमें पता चल गया कि इट इज समथिंग, एक केमिकल। बट मोस्टली हर फंगस कुछ ना कुछ केमिकल तो प्रोड्यूस करती है। तो इसके अंदर हमने एस्परजिलस नाइगर के अंदर जो है वो 3 तरह के जो एसिड बनते हैं, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और ईटाकोनिक एसिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, फिर आपको ये देखना है जो प्रोफ्लेरिन एंटीबायोटिक है वो किससे बनती है, एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। ठीक है, एक ये आपको स्पीसीज में आपको याद रखना है। फिर जो डिजीज एस्परजिलोसिस इन ह्यूमन आल्सो और इन कैटल आल्सो, ओके, वो किसके कारण होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, समझ गए। फ्लेवर्स क्या करता है, नाइगर का क्या है, प्रोलीफेरेंस का क्या है, और फ्यूमिगेटस का क्या है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक जो अलग, अब देखो यहाँ पे और है, हमने कितनी देख ली, पाउडरी मिल्ड्यू देख लिया, हमने अर्गॉट देख लिया, ठीक है, हमने पेनिसिलियम देख लिया, हमने एस्परजिलस देख लिया। ये नंबरिंग इज नॉट करेक्ट, तो अब हमारे पास एक और देख लो, मोरकेला। ओके, एडिबल फंगस, इसमें 2 चीजें याद रखो, एक तो मोरकेला कहाँ पे है, एस्कोमाइसिटीज से है, ओके, और ये कौन सी फंगस है, इट इज एडिबल फंगस। 2 चीजें बस आपको याद रखनी है। देन न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा भी किसमें, एस्कोमाइसिट, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज में ही है। ओके, डोंट फॉरगेट, कंफ्यूज मत होना। न्यूरोस्पोरा जो है वो भी एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही है, और इसको हमने क्या बोल दिया, इस पे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे क्योंकि जेनेटिक्स में भी यही सेम है। एक तो इसको हम रेड और पिंक मोल्ड कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ठीक है। इसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी, जो हम जेनेटिक्स को पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट हमने स्टडी की गई है या जिसपे जो फर्स्ट हमने ऑब्जर्व किए हैं, दैट इज न्यूरोस्पोरा। ओके,
जेनेटिक्स की स्टडी। और जो जैसे फॉर एग्जांपल बीडर और टैटम में आपको पता है 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी, दैट वाज आल्सो व्हेन ही स्टडीड ऑन न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखना। अब ईस्ट में आपको बता चुकी हूँ कि ईस्ट भी किसके अंदर इंक्लूडेड है, इन द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर हमें पता है, एस्कोमाइसिटीज से सिमिलर इसकी लाइफ साइकिल है, इसीलिए ये एस्कोमाइसिटीज में है। ईस्ट में आपको क्या याद रखना है, जो विटामिन एच होता है वो ईस्ट के अंदर नहीं होता। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगेन बीएचयू में आया हुआ है क्वेश्चन। और कौन सा, किसी को पता है ईस्ट में सबसे एनरिच्ड कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यस, बी के अंदर भी B2। ओके, जो राइबोफ्लेविन है वो इसके अंदर सबसे एनरिच्ड होता है। गुड। और एग्जाम्पल ईस्ट के हमें पता है, अच्छा मैंने मेंशन कर भी दिया है, विटामिन B2 जो है वो मोस्टली इसमें होता है। ओके, सो एग्जाम्पल आपको पता है सैक्रोमाइसिस और सीजोसैक्रोमाइसिस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लस सैक्रोमाइसिस जो क्रेविसिस है उसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं या ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। ठीक है, इतना इजी मैं बता रही हूँ, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस, बट स्टिल हम सिर्फ प्लांट साइंस पे क्यों फोकस करें, हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो अगर उनमें इजी क्वेश्चन आता है तो बेकर्स ईस्ट किसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस, सर्विसाई और कर्विसाई। ओके, अब जो एक और है वेंचूरिया, ये भी जो एस्कोमाइसिटीज का ही पैथोजन है। इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इस पे एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि जो मेन है कि इसके जो कोनिडिया होते हैं ना वो फ्लेम शेप्ड होते हैं, इसलिए इसको हम बर्निंग कैंडल से रिजेंबल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ओके, और वेंचूरिया वैसे आप ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो स्कैब ऑफ एप्पल या स्कैब ऑफ पियर जो हम पढ़ते हैं वो वेंचूरिया से होता है, वो तो इट इज कॉमन, बट आपको क्या याद रखना है कि जो फ्लेम शेप कोनिडिया है वो कौन, इसी के अंदर वेंचूरिया में ही बनता है। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, एस्कोमाइकोटीना। ठीक है, इसके अंदर हमने पाउडरी मिल्ड्यू देखा, हमने क्या देखा, हमने अर्गोट देखा जो कि क्लेविसेप्स से था, पाउडरी मिल्ड्यू जो कि बहुत सारे अलग यूनिकुला, लेविल्यूला, फाइलोक्सिना, एरिसिफी, ऐसे अलग अलग हमने देखा। ओके, उसके बाद हमने एस्परजिलस बीसी में इंक्लूड कर दिया, हमने पेनिसिलियम बीसी में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ईस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और वेंचूरिया जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और एक एडिबल फंगस मोर्चेला वो भी इसी सब डिविजन में इंक्लूडेड है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन का वो है बेसिडियोमाइकोटीना। ठीक है, बेसिडियोमाइकोटीना में क्या है, इट इज अगेन हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है, हमें पता है क्योंकि इट इज इन द हायर फंजाई। ठीक है, फिर ये इसको मैंने आपको बताया था पहले, क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते थे, सैक फंजाई। ठीक है, इसका माइसीलियम इज सेप्टेट, ये तो नॉर्मल है। डोलीपोर सेप्टम बनता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिडोमाइसिटीज में हमने क्या क्या देखा था, पैरासेक्सुअलिटी, सॉरी दैट वाज इन ब्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में हमने क्या देखा था, क्लैम कनेक्शन। ओके, और डोलीपोर सेप्टा जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे ऐसे बैरल शेप जो है, ओपनिंग जो होती है पोर की, सेप्टम की, वो ऐसे बैरल शेप हो जाती है, राइट। और आउटर जो ऐसे वॉल, पेरेंथोजोम याद होगा आपको, तो वो बन जाता है। ओके, ऐसे मैं आपको बता रही थी, तो ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना। ओके, ये बेसिडोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शन और डोलीपोर सेप्टम। अब ये याद कैसे करोगे, बी देन सी एंड देन डी। ओके, BCD ऐसे। और ये चीज आपको याद रखनी है, जो देखो जो रस्ट और स्मट है वो बेसिडोमाइकोटीना में आते हैं। ओके, और जो डोलीपोर सेप्टम है वो रस्ट और स्मट में नहीं बनता, ये चीज याद रखनी। ठीक है, क्लैम्प कनेक्शन हो गया। सेल वॉल जो है वो तो कंसिस्ट ऑफ काइटिन्स और ग्लूकन्स, हमने देखा ही है। ठीक है, और सेक्सुअल स्पोर्स हमें पता है कि बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडोस्पोर्स हमें, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सोजीनस बनते हैं, किस पे बनेंगे, बेसिडियम पर बनेंगे, और एक टिप जो पोर्शन होगा उसको हम क्या कह देंगे, स्टेरिगमेटा। ठीक है, बेसिडोकार्प यूजुअली दीज आर वेल डेवलप्ड। ओके,
और ऑर्गेनाइज्ड, अब देखो इसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं, तो जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसकी तो है हिम्नोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज। ठीक है, ये दोनों सब डिविजन आप याद रखो कि हिम्नोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज के अंदर तो इट इज ओके। मैंने दो ऑर्डर बताए थे, हाँ यहाँ पर ओके। अब देखो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा, मैं और आई नो एक बार हो चुका है बट सिर्फ ये स्लाइड देखो, तो जो बेसिडोमाइसिटीज के अंदर भी देखो, जैसे हमने एस्कोमाइसिटीज में देख रहे थे, इसके अंदर भी क्या है, टीलियोमाइसिटीज। एक क्लास क्या हो गई, टीलियोमाइसिटीज। इस क्लास के अंदर बेसिडियोकार्प ही नहीं है। जैसे मैं आपको, वही मैंने आपको बात बताई कि जो पहला क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, पहले क्लासिफिकेशन के अंदर वो इंक्लूड ही नहीं होता जिस पे हम पढ़ रहे हैं बेसिक, कि बेसिडोमाइसिटीज है तो बेसिडोकार्प तो होना चाहिए, बट इसी के अंदर एक क्लास है दैट इज व्हाट, दैट इज टीलियोमाइसिटीज। ओके, और इसके अंदर जो है बेसिडोकार्प नहीं होता। बेसिडोकार्प की जगह क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय टीलियोस्पोर्स। इसीलिए हमने इसको क्लास को नाम क्या दिया है, टीलियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडोकार्प नहीं होता और इट इज रिप्लेस बाय टीलियोस्पोर्स। और इसके अंदर ही क्या आते हैं, रस्ट और स्मट। ठीक है, अब आपको समझे कि जो हमने बेसिडोमाइसिटीज देखा, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर अलग अलग क्लासेस होंगी, बेसिडोमाइकोटिना के अंदर अलग अलग क्लासेस होंगी। उसमें से मैं आपको बता रही थी, जो फर्स्ट जो टीलियोमाइसिटीज है उसके अंदर बेसिडोकार्प नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दैट उसके अंदर टीलियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्ट और स्मट। इसीलिए हमने इसमें देखा, आपने, मैं आपको रस्ट की जब साइकिल बता रही थी तो हमने स्पोर्स पढ़े थे, रिमेम्बर? तो जो पहले हमने स्पर्मेशिया पढ़ा, ट्रिक क्या थी, साउथ अब। ओके, तो स्पर्मेशिया, देन एशियोस्पोर्स, देन यूरिडियोस्पोर्स, देन टीलियोस्पोर्स एंड देन बेसिडियोस्पोर्स। ओके, ये 5 तरह के हमने देखे। उसमें से पहले जो स्पर्मेशिया और एशियोस्पोर्स है वो मैं आपको बता रही थी, उनकी अपन ने दोनों की फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी थी और ये देखा था कि वो कैसे उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन द स्पर्मेशिया, और उससे डाइकैरियोटिक स्पोर बन रहे हैं, एशियोस्पोर्स। ओके, तो उसके बाद जो है बेसिडोकार्प नहीं बना उसमें। ओके, उसकी जगह क्या आ गया, टीलियोस्पोर्स ले लेते हैं। ये हम पूरी जो जो रस्ट है ना, इस पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो आपको बहुत अच्छे से कल की क्लास में बताऊंगी। पूरी हम साइकिल पढ़ेंगे, सारे स्पोर पढ़ेंगे, स्पोर के अंदर क्या एक दूसरे से स्पोर कैसे अलग हैं, कौन सा असेक्सुअल है, कौन सा सेक्सुअल है, कौन से में क्या स्टेज है, डायकैरियोटिक कौन सा है, कौन किसकी डिप्लॉयडी 2n है, किसी की n है। ओके, तो ये चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बट फॉर नाउ आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इसमें डोलीपोर सेप्टा नहीं बनता, ऑल्दो ये बेसिडोमाइसिटीज में है, इसके अंदर बेसिडियोकार्प नहीं बनता। ठीक है, इसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनकॉमन है, तो किससे होता है, थ्रू डायकैरियोटिक स्पोर। ये मैं आपको कौन सा, यूरिडियोस्पोर्स। ओके, उसके थ्रू ये इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, एशियोस्पोर्स भी डायकैरियोटिक है और यूरिडियोस्पोर्स भी डायकैरियोटिक होते हैं। और जब ये तो हुआ रस्ट के अंदर, और जब हम स्मट के बारे में बात करते हैं तो स्मट के अंदर एक हैप्लॉइड स्पोरेडिया होता है। ओके, वो बड ऑफ होकर आगे फॉर्म करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम रस्ट और स्मट में देखेंगे तो उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनकॉमन, और उसकी जगह क्या होता है, रस्ट के अंदर तो डायकैरियोटिक जो स्पोर बनते हैं, यूरिडियोस्पोर्स, वो आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, और स्मट के अंदर एक हैप्लॉइड स्पोरेडिया होता है, वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेसिडोकार्प हमें पता है एब्सेंट होगा, और इस क्लास के अंदर जो हमने देखा हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यूरिडियोस्पोर्स बन गए। अब यूरिडियोस्पोर्स से आगे क्या स्टेज आएगी, टीलियोस्पोर्स। ओके, दीज आर डायकैरियोटिक थिक वॉल्ड। ओके, ये आपको याद रखना है, एक थिक वॉल्ड डायकैरियोटिक रेस्टिंग स्पोर। important focus in on is on resting spore. ओके, तो टीलियोस्पोर एक रेस्टिंग स्पोर है, तो ये टीलियोस्पोर किस में बन गया, रस्ट के अंदर। बट जब हम स्मट के बारे में बात करेंगे तो क्या बन जाएगा उसके अंदर, क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है,
तो मैं ये यहाँ पे एक बार स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं आपको कल ये पूरी जो भी स्मट, कल हमारी पूरी क्लास किस पे फोकस करेंगे हम, स्मट और रस्ट को अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। ओके, और देखो इसकी क्लास जो देखिए हमने, पहला वाला ये जो क्लास थी दैट वाज पीलियोमाइसिटीज। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या था, दैट डू नॉट हैव बेसिडियोकार। ठीक है, उसके बाद हम अगर एडवांस्ड क्लासेस के अंदर जाएं बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हिम्नोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज। जैसे हमने अभी एस्कोमाइकोटिना में किया, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के अंदर वेल डेवलप्ड बेसिडोकार प्रेजेंट है। पर हमारा, हमें पता है मेन फोकस किस पर है, रस्ट और स्मट पर। तो हम कल इन दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पे होगा पूरा, कि रस्ट की जो पूरी साइकिल है वो कैसे चल रही है। कल ध्यान से आप, और मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि ऐसे ही, मतलब सिर्फ फोन पे डू नॉट स्टडी, सिर्फ सुनो मत, आपके पास कॉपी पेन होने चाहिए, राइट डाउन, साथ साथ में लिखने की आदत डालो, क्लास में आपको याद रहेगा। और आपके जो ये नोट्स होंगे, ऑफ कोर्स आपको स्लाइड मिल जाती है, रिकॉर्डिंग भी है, बट स्टिल उसको आप लिखो, साथ साथ में लिखना शुरू करो, क्योंकि जो क्लास में कई चीजें होती हैं वो हमें स्लाइड में जब हम एकदम से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। ओके, तो साथ साथ में लिखने की आदत डालो। So tomorrow we'll discuss the remaining part of this. Although I've included few slides in this class also, but I think we should start fresh with the smut और rust की पूरी ये जो difference है, ये जो पूरी life cycle है, we'll be discussing it tomorrow, and very important lecture. Okay. So okay for now. If you don't have, हाँ जी, मैम आप बोला था पढ़ने के लिए प्लांट पैथोलॉजी कॉम्पिटिटिव विजन, हाँ, मैम वो चैप्टर्स कौन कौन सा पढ़ना है उसमें से? जो भट्टाचार्य वाले बोल रहे हो या काम एंड मान वाली? हाँ ये मैम काम एंड मान, कांग काम, एंड मान। देखो काम एंड मान वाली में आप सबसे पहले एक तो ऑब्जेक्टिव अभी उसके मत करो। ओके, ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से आप मतलब थोड़ी थ्योरी नहीं कर लोगे तो आप इजीली नहीं बता पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है, कौन सा सही है। ओके, बाद में जब आपको पढ़ लोगे, अभी आप सबसे पहले उसकी लास्ट के अंदर जो टेबल्स है ना, जो भी आपको टेबल्स दिख रहा है, या स्टार्टिंग में जो थ्योरी मटेरियल है वो पढ़ना शुरू करो। वो भी आप अभी किस पे पढ़ो, फंगस का ही पढ़ो। बाकी उसमें क्या, वायरस का जो है वो काफी अच्छा दे रखा है वायरस के लिए, बट आप अभी फंगस में जो आपको टेबल्स दिख रही हैं, जो लास्ट में से लिस्ट्स दे रखी हैं, जो फादर्स के नाम है, वो सारे पढ़ने शुरू करो, जिसमें आपको समझना नहीं है, जिसमें आपको याद ही करना है। ओके, तो वो उससे पढ़ो, उसके अंदर एनलिस्टमेंट ऑफ टेबल्स और ये सब काफी अच्छा है। ऑब्जेक्टिव अभी एक बार रोक दो, एक बार जब पूरा ये एटलीस्ट फंगस पूरा हो जाएगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करना शुरू करना। भट्टाचार्य में आप ऑब्जेक्टिव साथ साथ में कर सकते हो, उसमें देयर लीस्ट मिस्टेक्स, आई डोंट थिंक देयर आर मिस्टेक्स, बट काम एंड मान का एक बार स्टॉप कर देना। ओके, ओके मैम। बुक कौन सी देख सकते हैं नोट्स के लिए? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैम बुक कौन सी? बुक कौन सी रेफर करनी है? हाँ हाँ आप देखो, मेन तो भट्टाचार्य बुक है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स लिखना शुरू करो। एक भट्टाचार्य में क्या, स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा बहुत पैरा में छोटी छोटी चीजें समझाई हुई है, ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो उनको भी पढ़ना शुरू करो। तो भट्टाचार्य तो रेफर करना शुरू करो ही, बट उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताई थी, एक तो वो एक तो आर.के. सिंह वाली बुक है, उसमें अब अगर आप देखोगे तो अब तो मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा, उससे अच्छा क्या करो, मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने यूजी में पढ़ी होगी राइट, प्लांट पैथोलॉजी की ऐसे बेसिक पीडीएफ आती थी ना, टीएनयू की हो गई या एंग्रो यूनिवर्सिटी की हो गई, तो उनसे पढ़ना शुरू करो, दे आर गुड, और वो बहुत छोटे में इजी कवर कर देती है फॉर थ्योरी पार्ट। भट्टाचार्य तो आपको पढ़नी है, और एक काम एंड मान की भी बुक आती है, क्योंकि कुछ पार्ट भट्टाचार्य में पूरा पूरा नहीं हो पाता, तो काम एंड मान भी अच्छी बुक है। बट मैं अगेन बोल रही हूँ, पहले भट्टाचार्य होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सीधे उस बुक पे आ जाओ। भट्टाचार्य से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो, अच्छा आप में से किस किस के पास वो बुक है भट्टाचार्य वाली? सबके पास है? तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे टेक्स्ट कर देना, मेरे पास उसकी पीडीएफ है,
एंड आई थिंक 2-3 की और है, तो मैं उसको पर्सनली शेयर कर दूंगी। ओके, अगर नहीं खरीदना चाहता वो, वैसे तो खरीदना चाहिए, बट स्टिल यू नेवर नो ना, आप अगर ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में जाओ और आप सोच रहे हो अभी कि मैं ना खरीदूं, तो मेरे पास वो बुक है, मैं आपको वो या मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी सीधे, तो वो बुक आप सीधे प्रिंट निकलवा लो या उसको करना, सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके Okay, मैम ma'am. कल हम एससी पे पढ़ रहे हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो नाइस बुक। वो मतलब जैसे अभी हम थोड़ा ये, जैसे ऑफ कोर्स ये क्या है, ये बेसिक है, लेकिन यही बेसिक आगे अब अगर क्रॉप्स में आप पढ़ोगे, तो जो क्रॉप्स में भी आप जाते हैं तो वही रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, वही सब पढ़ते हैं हम, वही डिजीज साइकिल और वो। तो जब तक ये बेस नहीं बनेगा, तो अगर आप वो अभी ऑलरेडी शुरू कर दी है तो वेरी गुड, वो बुक अच्छी है। उसकी मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, वैसे आई थिंक उसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, फंजाई की अलग से आती है, फंजाई और बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारी आती है, बट जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है ना, जो मैंने जिसके आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में फोटो दिखाई थी, वो बुक पढ़ो। यस वो मैम। हाँ, वो मैं उसके अंदर स्पेशली रस्ट, स्मट, उसके जो डायग्राम्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और उससे पढ़ के मेरा रस्ट और स्मट बहुत इजीली क्लियर हो गया था, वरना समझ नहीं आ रहा था कौन सा स्मट किससे अलग है, क्या मतलब सिर्फ कॉजल ऑर्गेनिज्म से कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो वो जरूर पढ़ो। ओके यस मैम। पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स कौन सी बुक में मिलेंगे मैम? नोट्स कौन सी बुक से बनाने हैं, ये बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, ये जो जो आप कौन सी बुक में से पढ़ाते हैं? मैं कौन सी बुक से, एक्चुअली मैं देखो, मैंने जो अपने जेआरएफ के टाइम में मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, मैं आपको उससे पढ़ा रही हूँ। डायग्राम्स तो मैं गूगल से ले लेती हूँ, और मैंने जो क्योंकि अब मेरे को भी टाइम हो गया है, वैसे देखो मैं ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, ओके, पीएचडी मेरी उसी सब्जेक्ट में है, बट क्योंकि मेरे को पैथोलॉजी अच्छी लगती थी, तो मैंने पैथोलॉजी काफी अच्छे से पढ़ी थी, और मतलब नोट्स मैंने उसके बना रखे हैं। अब वो नोट्स हैं हैंड रिटन, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको मतलब, वरना आई वुड हैव शेयर्ड विद यू, और है भी बहुत मतलब दे आर लार्ज इनफ कि मैं उसकी पीडीएफ बनाना भी पॉसिबल नहीं है, बट मैंने बात तो की थी, जो मतलब ओनर है एग्री डॉक्टर की, वो सेइंग कि वो मतलब टाइप करवा लेंगे, ऐसा कुछ अगर वो पॉसिबल हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बट मैं आपको उसी से पढ़ा रही हूँ। वो देखो मर्ज्ड है, जो जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं यूजी की, जो मेरे नोट्स थे उन सबको मिला के जो जो, और ऊपर एग्जाम जैसे जो मेरे नोट्स हैं, तो मैं उससे आपको बता रही हूँ। ओके, थैंक यू। ओके मैम हाँ जी, मैम जीएन एग्रीगोस मैम उसमें ले सकते हैं क्या इससे? क्या मैम कह प्लांट पैथोलॉजी बाय जीएन एग्रीगोस, उसको पढ़े कि नहीं? रहे जीएन, वो एंग्री वाली, राइट? नहीं मैम, जीएन एग्रीगोस प्लांट पैथोलॉजी की एक बुक है। सॉरी, मुझे आइडिया, जो वो बड़ी वाली बुक है, दैट इज एक वो बुक भी है ना, मुझे एक तो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो दैट इज लार्ज इनफ, बहुत फॉरेन ऑथर की बुक है, राइट? वही यस कह रहे मैम हो वही, ना? यस मैम हाँ, वही वो वही कह देखो, रहा हूँ। वो उसके अंदर डायग्राम्स काफी अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात वो कलर्ड बुक है, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो उसके भी अब एक्चुअली फिजिकल क्लास हो ना, तो आई वो उसके भी मैंने नोट्स बना रखे थे उस पर्टिकुलर क्लास के सिर्फ उस पर्टिकुलर बुक क्या, वो बुक क्या करो, उस बुक में आप ये देखो, आप अगर धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो बहुत वाइड है, और वो तब पढ़ो जब आप पीएचडी में या एमएससी के अंदर पैथोलॉजी में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, तब आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि जरूर पढ़ो, पर अभी उसको मतलब इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, तो उसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ वो देखो जो चीजें आपको समझनी है, जैसे डिजीज साइकिल किसी की भी पढ़ रहे हो, तो नोट से समझना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसमें सिर्फ क्या क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं जिससे आंसर सॉल्व होंगे, पर जब तक आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो उस बुक से जितनी भी डिजीज साइकिल है वो पढ़ो, ओके, रस्ट हो गया, स्मट हो गया, जो ब्रॉड डिजीजेस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, बट बाकी डीप में ऐसा अगर आप शुरू कर रहे हो एक एक लाइन उसकी कि मैं बुक कवर करूंगा, तो मैं भी वो रेकमेंड नहीं करूंगी आपको, वो आप कब करो, इफ यू गेट एडमिटेड इन प्लांट पैथोलॉजी, अभी उस पे मत फोकस करो, और वो भी तब करो जब आपको पता है कि मेरा बेसिक कवर हो गया है, मैंने भट्टाचार्य एक बार कर ली है, मैं काम और मान भी आधी कर चुका हूँ, अब मुझे डीप में समझना है, या फिर आप में से कोई अगर सेकंड ईयर स्टूडेंट है
थर्ड ईयर स्टूडेंट है, दे हैव इनफ टाइम कि अभी आई हैव मोर देन 1 ईयर टू रीड, तो वो करो। बट अगर आपके पास फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, आप 1 साल से कम है, तो अभी उस बुक पर मत जाओ। है बहुत अच्छी बट वेरी टाइम कंज्यूम। ओके 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 मैम। इफ एनी अदर डाउट तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यू कैन ऑल लीव द क्लास। ओके, टुमारो विल डिस्कस अबाउट स्मट एंड रस्ट। ट्राई करना कल मैक्सिमम लोग क्लास में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रस्ट लाइफ साइकिल। ओके।